Hello everyone, Dil se namaskar on No Filter Talk with Pratik. We are full set to roll out our episode 2 which is based on Unfiltered Teacher. हम सभी स्कूल गए होंगे या तो बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे होंगे. जो बच्चों का स्कूल 2020 एंड 2021 में स्टार्ट हुआ है, दे ऑल मस्ट बी मिसिंग द ओल्ड स्कूल डेज जहाँ हम रेगुलर क्लासेस जाया करते थे. वहाँ पे टीचर सामने से हमें पढ़ाती थी, कई कबार हमें डांट भी पड़ जाती थी, कभी कभार हमें प्यार भी दिखाती थी. I am all set to bring a teacher which is very emotional in terms of her subject. She is very connected with her subject, she is very connected with her children. And vice versa, even her children loves her. So I thought let's talk about her life. She is real-time warrior. Has an ability to motivate every single person around her. The biggest thing in her is smile. She knows how to balance each and every consequences with full heart and with a complete attention. It is an important thing to learn from her. So without wasting a time, let's welcome Mrs. Neeraj Singh on board and let's talk to her how she feels about herself. Welcome on No Filter Talk with Pratik. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो ये बताओ कि पेंडेमिक में आपकी ये जो टीचिंग वाला स्किल है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है? देखिए, ये समय जो अभी चल रहा है, हमने कभी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा, लेकिन समय आया और हमने उसमें जीना भी सीख लिया. तो पहले जो है ये टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई और अभी इस समय में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है. तो पहले तो बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे हमने अच्छे से सीख लिया कि कैसे पढ़ाया जाता है और अभी उसमें मजा भी आने लगा और नई नई टेक्निक से हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाना हमने शुरू कर दिया. तो ठीक है, जैसा समय है उसके अनुसार हम लोग चल रहे. लेकिन उतना इंटरेक्शन नहीं होता होगा ना जितना पहले होता था फिजिकली जब क्लास में आप लोग बच्चों से मिलते थे. हाँ, उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफलाइन जब हम पढ़ाते थे तो मतलब क्लास में घुसते ही एक खुद के अंदर भी एनर्जी ऐसे आ जाती थी और बच्चों को देख के और भी ऐसे प्रसन्नता होती थी कि उनको क्या अब जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम एक एक बच्चे का चेहरा देखते हैं कि किसको क्या पूछना है, उसके मन में क्या चल रही है बातें, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है. तो वो अभी वो चीजें हमें नहीं देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं कि मतलब अब तो ऑनलाइन में वो समझ में नहीं आ रहा है. ऑफलाइन आपको समझ में आ जाता है कि कौन से बच्चे को क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है. बिल्कुल, हाँ. ऑफलाइन में जब हम क्लास में एंटर होते हैं एक एक बच्चे के बारे में हमें पता होता है कि ये बच्चा कैसा है, ठीक है. और जब हम पढ़ा रहे होते हैं और सबके चेहरे पर हम जब हमारी नजर पड़ती है ना तो हमें समझ में आ जाता है कि इसको कुछ प्रश्न पूछना है. तो अगर वो हिचक भी रहा होता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं कि मतलब आपके अंदर जो भी बातें चल रही है आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो. तो अच्छा लगता है और बच्चे भी फिर क्या है ना एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं ना टीचर के साथ में. आपका 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हिंदी लैंग्वेज के अंदर है. इवन आजकल भी लोगों के लैंग्वेज इतनी प्रोफिशिएंट या तो कह लो इतनी मंझी हुई नहीं है हिंदी. प्लस अभी आजकल हिंदी लोग लेते भी नहीं हैं. तो 20 साल मतलब 20 साल छोड़िए, आप 10 साल पहले की हिंदी प्लस 10 साल बाद की हिंदी में क्या अंतर आया है? हाँ, बहुत बहुत अंतर आ गया है. देखिए, जब आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं और जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय मतलब समयानुसार जो है ना हिंदी का वो जो है बदलता गया, परिवर्तन होता गया उसमें. तो 10 साल पहले भी अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी में जो ग्रामर है 10 साल पहले अच्छी ग्रामर आती थी उस किताबों में, लेकिन अभी जो है ग्रामर का लेवल एकदम डाउन कर दिया है, बहुत ही कम है ग्रामर 9th और 10th में. तो क्या है ना बच्चों को जब तक ग्रामर हम नहीं सिखाते हैं, व्याकरण तो उनको आना ही चाहिए ना. अगर व्याकरण वो नहीं सीख पा रहे हैं अच्छी तरह से तो इस तरह से उन्हें साहित्य में रुचि नहीं आएगी जब तक उनका व्याकरण जो है वो मजबूत नहीं होगा, है ना. तो आज का माहौल क्या है कि बच्चे जब बोलते भी हैं
तो हिंदी में उनको अभी जैसे मैं क्लास में जाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको छोटे छोटे शब्द जो है ना वो इंग्लिश में बोल के बताना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर तो आया है कि मतलब उनको जो है ना तो अ, पहले जब हम इंग्लिश पढ़ते थे उस टाइम पे भी हिंदी तो सब्जेक्ट था ही, मतलब पहले जब हिंदी और इंग्लिश जब आप लोग भी पढ़ते थे तो उस टाइम पे लोग डिफरेंशिएट कर पाते थे। उस टाइम पे पोएट्स भी बहुत सारे हिंदी में निकले हैं। आजकल कोई लिखता ही नहीं है। आजकल किसी को हिंदी अंदर से समझ में भी नहीं आती, ना किसी को लिखने में कंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने वो चीज़ तो नोटिस करी है। आपको किस तरीके से ये अंदाज में आया? हाँ, अभी क्या है ना धीरे धीरे जो है ना बच्चों को ये हिंदी से मतलब हिंदी में रुचि ही नहीं रह गई है। उसका कारण ये है कि अपने घर का माहौल, क्योंकि घर का माहौल भी हमारे वो इंग्लिश वाला ही हो गया है सब अभी। सब पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि हम जितने इंग्लिश बोलेंगे या फिर हम अपनी सोसाइटी में इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा जो है वो ऊपर होगा, कि लोग ऐसा समझेंगे कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो वो जो है ना सब एक कंपटीशन में आ गए हैं कि मुझे इंग्लिश ही बोलना है। तो जब घर का माहौल ही हिंदी का नहीं है, बच्चों को अगर घर में अच्छे-अच्छे शब्द बोल के बताए जाएँ कि ये इस इंग्लिश का ये हिंदी शब्द होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में परिवर्तन आएगा। हम लोग तो जी। बहुत ही प्रयत्न करते हैं स्कूल में, क्लास में भी, कि ज़्यादातर बच्चों को अच्छी तरह से हिंदी सिखाया जाए, क्योंकि ये जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इसे अपना मान-सम्मान समझकर इसको सीखना चाहिए। तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? आपने अपना कॉलेज, स्कूल किस तरीके से, और फिर उसके बाद हिंदी के अंदर आपने इंटरेस्ट कैसे समझा कि मुझे अब हिंदी में ही आगे बढ़ना है? हाँ, क्योंकि मुझे जो है हिंदी में पहले से ही रुचि थी, थोड़ा बहुत मैं साहित्य पढ़ा करती थी, मुंशी प्रेमचंद जी की कथाएँ पढ़ा करती थी, महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई बहुत सारी कहानियाँ पढ़ती थी। तो और कविताएँ भी पढ़ा करती थी, तो मुझे जो है धीरे-धीरे इसमें मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे साहित्य में है अगर रुचि, तो मुझे इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 1997 में जो है स्कूल जो है जॉइन किया और जी। हिंदी विषय लेकर ही मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो धीरे-धीरे और मेरी रुचि जो है ना इसमें बढ़ती गई। तो इंसान ऐसे कहते हैं पढ़ाते पढ़ाते ही सीख लेता है, तो आपने भी काफी कुछ चीजें सीखी होंगी। हाँ, मैं तो बोलती हूँ ना कि ये सीखने की प्रक्रिया ना कभी बंद ही नहीं होती है और ना होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते जाएँगे। तो मैं अभी अभी भी सीख ही रही हूँ। मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया तब से बहुत कुछ सीखा और मैं सोचती हूँ कि मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हिंदी में लोग कर लेते हैं और किसी लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि वो मिस्टेक्स कर रहे हैं? हाँ, हिंदी में तो एक तो अशुद्धियाँ जो है ना, वाक्य की अशुद्धियाँ वो हो जाती हैं लोगों से और हाँ। उनको समझ में नहीं आता है। और हमारे बच्चों से तो अक्सर मात्राओं में गलतियाँ हो जाती है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इन मात्राओं में काफ़ी उच्चारण में दिक्कत जैसे होती हम बात कर रहे हैं, अब आप कहेंगी आपके हिसाब की हिंदी तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब हम बात करते हैं तब हिंदी में कौन सी ऐसी बहुत ज्यादातर बोलने वाली लोग मिस्टेक्स कर जाने वाली चीजें ऐसी कौन सी होती हैं? है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि कारण उसका यही है कि कुछ तो क्षेत्र के हिसाब से भी होता है, जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश में चले जाएँगे, मध्य प्रदेश में जाओ, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, अगर आप उसमें जाते हैं तो वहाँ की हिंदी आपको ज़्यादा शुद्ध मिल जाएगी। और जब अब जैसे गुजरात है, गुजरात में यहाँ पे हिंदी की मतलब आपको थोड़ी तो अशुद्धियाँ इसमें मिलेंगी ही, क्योंकि गुजराती और हिंदी बच्चे जो है ना वो सारी भाषाएँ जो है ना मिक्स हो जाती हैं। तो हाँ। अगर मिक्स हो जा रही हैं तो मतलब ये तो है ही है कि वो गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। मात्राओं की जी गलतियाँ जी होती हैं और वाक्यों में उनकी अशुद्धियाँ होती हैं, तो ये सब तो जी हो जाती हैं। फिर वो हमें बताना पड़ता है बच्चों को कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। जी। तो ऐसे कौन से राइटर्स हैं जिससे आप प्रेरित हैं, या तो
जिसके वजह से आप मोटिवेटेड हैं हिंदी सब्जेक्ट के थ्रू या हिंदी हाँ, सब्जेक्ट के तो लिए? मैंने देखिए अभी आजकल तो कुमार विश्वास जी हैं, जिनके तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और क्योंकि उन्होंने जो है ना अभी हिंदी को उन्होंने जीवित रखा है, और इसलिए मैं उनको बहुत ही फॉलो करती हूँ। और बहुत सारे कवि हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ। अभी आज का माहौल देखते हुए मैं कवि दुष्यंत कुमार जी हैं, जिनकी कविता मतलब 2 लाइन में बोलना चाहूंगी जी कि जी। आज के माहौल के हिसाब से कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ। तो और मेरे सबसे अच्छे लेखक तो मैं मुंशी प्रेमचंद जी, हरिवंश राय जी की वो जो कविता अभी बताया था अग्निपथ, जी। तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा प्रेरित करती है वो लोगों को कि हाँ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न जी। मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अच्छी है कविताएं उनकी, मैं भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा लिख लिया करती हूँ। तो हाँ, आपकी तो कविताएं हमने फेसबुक पे भी देखी हैं, तो जो हमारे ऑडियंस सुन रहे होंगे या तो जो इस पॉडकास्ट को फॉलो करेंगे वो आपके पर्सनल पेज पे भी जाके आपकी कविताएं सुन सकते हैं। हाँ हाँ, सुन सकते हैं। और अच्छा लगता है। ऐसे मंझी हुई तो मैं कवित्री नहीं हूँ, मैं अपने आप को जी। कवित्री कहती भी नहीं हूँ, बस 2-4 शब्द ऐसे लिख लिया करती हूँ जो कि मन को शांति देते हैं, बस इतना ही। मुझे लगता नहीं है उस कविता लिखने के लिए आपको कुछ डिग्री की जरूरत है, आपके बस विचार खुले होने चाहिए। बस बस वही है, हमारे विचार जो है हम अपने विचारों को ही तो अंकित करते हैं ना पेज पे। तो जी। वही चीज है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं हम उसे लिख दिया करते हैं, और उसकी डिग्री की तो सही बोल रहे हो कि कोई जरूरत नहीं होती। बस ये है कि हमें शौक होना चाहिए उन चीजों का। जब तक शौक नहीं होता है आप कुछ नहीं कर सकते ना। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने टीचिंग में सीखी, आपको लगा कि ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो वो क्या है? आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट चीज आपके साथ क्या हुआ? देखिए बीच बीच में तो अच्छा बुरा सब होते रहता है, तो जी। लेकिन क्या है ना, बेस्ट चीज हमारे उसमें ये हुआ कि एक बार क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। जी। तो उस समय जो है मुझे मेरे स्कूल के सभी जी। शिक्षक और शिक्षिकाओं ने इतना इतना मतलब मुझे ढांढस बंधाया कि मुझे उठ खड़े होना है, आगे बढ़ना है। और सबने मेरी इतनी सहायता की आगे बढ़ने के लिए, मुझे जी। इतना प्रेरित किया अभी मतलब कि मैं सचमुच में उनसे जो है इतना ज्यादा उनसे सीखा मैंने, और मैं उठ खड़ी हुई। जबकि अब मतलब बहुत ही वो चीज जो है ना मुझे आज भी रुला देता है कि ये माहौल जो है शायद और कहीं पे ना मिले मुझे। तो ये चीज है कि आप मैं खुद में काफी स्ट्रांग होंगी, तब जाके आपको बाहर का सपोर्ट स्ट्रांग बना पाया। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है, लोग खुद में भी इतने वीक हो जाते हैं कि उनको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर पाएगा। हाँ वो तो है। देखो अगर हम सोचते हैं कि ये चीजें जो है हमें गिरा नहीं सकती, तो जी। वो चीज अपने ऊपर हावी नहीं होती है। तो जी। हाँ स्ट्रांग तो हूँ मैंने सोचा कि मैं अपनी बीमारी को पीछे कर दूंगी, मैं क्यों इसके पीछे मैं क्यों रहूं, मैं आगे जी। रहूंगी, इसको मैं पीछे कर दूंगी। तो मेरा सोचना और मैंने करके दिखाया कि मैं उठ खड़ी हुई। जी। So this was part 1 with Unfiltered Neeraj Singh. You all must be wondering why we created in 2 parts. Of course, we believe in giving little break. You all must be hungry, you need popcorns to fill your plate. So go and refill yourself, come back and switch on part 2. The link is in description.